या कह लो न्यूक्लियस। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविटी अपने आप में एक खास एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग नाभिक से रिलेटेड बहुत सारी बातों पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। हमने आपको बताया नाभिक की संरचना क्या होती है, नाभिक में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, बहुत सारी बातों के बारे में ऑलरेडी इस पर मैंने डिस्कस कर दिया है। अब बात है आज रेडियो एक्टिविता को समझने की। क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, क्या होता है, इसको बताइए सर। एक अजब सी पहेली मन में चल रही है सर, इसको जल्दी से आज बुझा दीजिए, है ना। तो रेडियो एक्टिविता बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें अल्फा कणों और बीटा कणों से मिलकर के बनती हैं, जबकि गामा किरणें होती हैं, इनमें कण नहीं होते हैं, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो किसी तत्व के परमाणु से, नाभिक से अपने आप कुछ किरणें उत्सर्जित होती हैं जिन्हें हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, या जिनकी खोज बेकुरल सर ने की थी, इसलिए इन्हें बेकुरल किरणें भी कहा जाता है। तो कुछ इन्हीं शानदार टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, कुछ अपने आप यहां पर क्रियाएं होंगी जिन्हें हम रेडियो एक्टिव से संबंध स्थापित करेंगे। तो आज का ये खूबसूरत सा टॉपिक रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस शानदार क्लास में। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। क्लास की खूबसूरत शुरुआत करने के लिए सभी बच्चों का स्वागत है। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू सो मच। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी गुरुजी, आज उसी पर तो हम बात करने वाले हैं। सर मेरा कमेंट जाता है, हमें ब्लॉक किया गया है, सबका कमेंट आता है। आनंद सर कैसन बा, का हाल चाल, का समाचार। आनंद सर बिल्कुल ठीक बाटी जो भी बोलते हैं, है ना। ऑफिस की सफाई नहीं है क्या सर? नहीं, ऑफिस की सफाई होती भी है और डिले भी हो जाता है। छुट्टियां चल रही थी तो थोड़ा और भी दिक्कत हो जाती ना। हाँ, आप लोग बड़ा ख्याल रखते हो अपने परिवार की हर एक चीजों का, स्टूडियो का। जब कभी सामने आओगे ना तो आप लोगों से साफ करवाएंगे स्टूडियो, ठीक है, तो समझ में आएगा, है ना। तो चले अब सर, आज 1.5 मिलियन अपने परिवार पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल, हम सभी का परिवार, टारगेट बोर्ड का परिवार 1.5 मिलियन का पूरा होने जा रहा है। एक एक बच्चों से जुड़ करके, एक एक स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से जुड़ करके ये परिवार बनता है। पिछले विगत 5 वर्षों से टारगेट बोर्ड अनवरत काम कर रहा है आप सभी के लिए, तो ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग 1.5 मिलियन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलें अब बिना देरी किए हुए आगे बढ़ें। थोड़ी सी और विशेष बातें, आज आप सभी को पता है सर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है, तो उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक वो ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जिन्होंने देश के लिए कैसे समर्पित होना चाहिए, देश में कैसे सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, इसका संदेश हम सभी को दिया। नासा से, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों से उन्हें ऑफर आए, उन्हें बुलाया गया, उन्हें संदेश भेजा गया, लेकिन उन ऑफर्स को उन्होंने ठुकरा दिया। उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि मैंने जो अध्ययन किया है, जो मेरे पास टैलेंट है, जो मेरी स्किल है, मैं उसे लगाऊंगा सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए। और इसी बलबूते प्यारे बच्चों, सर एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से ही इसरो जैसी स्थापना हो पाई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता है इसरो, है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। यह तीसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी थी जो कि यूनिवर्स में काम करने वाली थी, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष थे, लेकिन प्रमुख मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? तो सर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आज एपीजे अब्दुल कलाम का, एपीजे अबुल पाकिर जैनुलब्दीन जाकिर हुसैन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम। मैंने आप सभी से कभी शायद चर्चा भी की हो कि एपीजे अब्दुल कलाम के लिए थोड़ा सा आप इनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। मैंने तो बायोग्राफी पढ़ी इनकी, मेरा जीवन मेरी जुबानी ऐसा करके इनकी बुक का टाइटल है। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है। इनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल आया, ये कैसे बहुत सारा बच्चों से प्रेम करते थे। ये वैज्ञानिक तो थे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, है ना, एक वैज्ञानिक थे। किस नाम से जाने जाते थे? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, मिसाइल मैन। लेकिन आप सभी को पता होगा इन्होंने ही अपने ही टाइम पर 1999 में ही एटम बम का सफल परीक्षण किया था। इन्हीं के टाइम में ही प्यारे बच्चों एटम बम बना था, एटम बम, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे प्यारे बच्चों जीएसएलवी जैसे रॉकेट का निर्माण हुआ था। जीएसएलवी रॉकेट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इन्हीं के टाइम पे प्यारे बच्चों पीएसएलवी रॉकेट का निर्माण हुआ था, ठीक है। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सबसे पावरफुल अगर किसी के पास अगर ये रॉकेट है प्यारे बच्चों, अगर किसी के पास पीएसएलवी सबसे पावरफुल रॉकेट है तो वो हमारे इंडिया के पास है। किसके पास है प्यारे बच्चों? हमारी इंडिया अर्थात भारत के पास,
हमारे भारत के पास है, जिसने सन 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ ऊपर भेज दिए गए। इतना बड़ा सैटेलाइट होता है, एक रूम, दो कमरे अगर जोड़ दो ना, उससे भी बड़े सैटेलाइट होते हैं। और वो सैटेलाइट 104 सैटेलाइट एक साथ एक बार में भेजने वाला रॉकेट था तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसे किसने बनाया था, जिसे श्रेय किसको जाता है, सर APJ अब्दुल कलाम को जाता है। ठीक है, तो वो वैज्ञानिक जिन्होंने जब पहला सफल परीक्षण किया था, शक्ति परीक्षण, तो इनको इंदिरा गांधी जी का कॉल आता है कि भाई बधाई हो, आपने तो इतिहास रच दिया, देश ने भी, अब हमारे देश ने भी रॉकेट और सफल मिसाइल परीक्षण कर लिया है और हम आपको पुरस्कृत करने चाहते हैं, आप हमारे ऑफिस आइएगा। तब APJ अब्दुल कलाम कहते हैं विक्रम साराभाई जी से कि मेरे पास तो ये फटी पुरानी वर्दी जो देख रहे हैं, सफारी सूट, ये फटा पुराना एक ही है मेरे पास, मैंने 2 साल में कोई भी छुट्टी नहीं ली है, मेरे पास स्लीपर तक नहीं है, चप्पल तक नहीं है, 2 टाइम का खाना 1 टाइम ही खाते थे, अर्थात एक वक्त केवल खाना खाते थे, दिन भर बिजी रहते थे। ये कोई पुरानी बातें नहीं है कि सर इनका कोई प्रमाण, ये वर्तमान में 2015 में इनकी डेथ हुई थी, वर्तमान तक अभी तक इन्होंने जो कार्य किया वो देखने लायक था। इन्होंने कहा था कि मुझे ये देश एक मिसाइल मैन, एक वैज्ञानिक के नाम से ना जाने बल्कि एक शिक्षक के नाम से जाने मुझे बहुत खुशी होगी। इन्होंने कहा था कि मुझे मेरा देश वैज्ञानिक या मिसाइल मैन के नाम से ना पुकारे बल्कि एक शिक्षक के नाम से जाने तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये प्रोफेसर थे, इन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था, इन्हें अपने सुझाव देने अच्छे लगते थे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आपको जो काम पसंद हो वो करना चाहिए। सर APJ अब्दुल कलाम के कार्यों की वजह से, इनके समर्पण की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हें क्या राष्ट्रपति पद पर बिठा दिया। इन्होंने बहुत मना किया था कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, मुझे कोई शौक नहीं, फिर भी बना दिया गया। ठीक है, तो ये होता है एटम बम का मतलब परमाणु बम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसे थे सर APJ अब्दुल कलाम, जिनका आज जन्मदिन है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे व्यक्तित्व को सलाम, ऐसे व्यक्तित्व ही हमारे लोगों के बीच में आते हैं और वो ईश्वर की हकदार होते हैं, अर्थात ईश्वर की उपाधि के हकदार बिल्कुल होते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं, जो देश के लिए कुछ करके जाते हैं। चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो रतन जी टाटा हो। रतन जी टाटा ने भी संदेश वो दिया है देश को, जो आने वाले कई वर्षों तक हम लोग उन्हें याद करेंगे। जो व्यक्ति 62% की जो कमाई थी सारे खर्चे हटाने के पास, उसमें सिर्फ 1% अपने लिए रखता हो, बाकी की 61% देश के लिए दान कर देता हो, वो हजारों अनाथालय, वो सैकड़ों वृद्धालय जहां पर वृद्ध लोग खाने पीने का सामान जुटा पाते थे, जहां पे अनाथों को शिक्षा से लेकर के खाने पीने की सारी व्यवस्था की जाती थी, उनकी व्यवस्था कराने में रतन जी टाटा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश में। जिन्होंने देश की, जो आप लोग रेंज रोवर है ना पढ़ते हो ना, रेंज रोवर बहुत बड़ी कंपनी है जो कार बनाती है, जिसका अधिग्रहण कर लिया था रतन जी टाटा ने। मतलब विश्व भर की बड़ी बड़ी एजेंसियां, बड़ी बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों को अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर काम करने पे मजबूर कर दिया था, वो थे रतन जी टाटा। और उनके शेयर्स, उनकी कह सकते ग्रोथ को अपने हक में लेकर के फिर उनसे जो कमाई हुई देश के लिए लगाने में समर्पित कर दिया। तो ऐसा ही एक एक छोटा छोटा एक एक व्यक्ति का योगदान हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है। खैर, अब आगे बढ़े प्यारे बच्चों, ज्यादा देर बात न करते हुए गुरुजी आगे बढ़ जाइए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हमारे एग्जाम के लिए सर आगे बात करेंगे रेडियो एक्टिविता की, तो चलिए जल्दी से अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, रेडियो एक्टिविता। इसे ही प्यारे बच्चों रेडियो धर्मिता भी किसी बुक में लिखा होगा, किसी बुक में इसका नाम रेडियो धर्मिता भी लिखा हुआ हो सकता है, रेडियो धर्मिता। ठीक है, रेडियो धर्मिता लिखा हुआ हो सकता है, घबराइएगा नहीं, दोनों की ही इंग्लिश मीनिंग सेम होती है प्यारे बच्चा पार्टी, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी दोनों की ही इंग्लिश मीनिंग जो होती है वो सेम होती है। ओके गुरुदेव, आपकी बात मुझे समझ में आ गई है। चलिए, तो क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, कैसे होती है, हम एक एक बच्चे पार्टी के साथ समझ में आएगा। अच्छा, तो अब पेन और कॉपी उठा लीजिए और एक एक पॉइंट को हमारे साथ नोट करते हुए चलिएगा। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि हम लोग 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं और लगभग धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ चुका है। अभी 2-3 दिन और लेक्चर, 4 दिन चल सकते हैं। लेकिन बात ये करें, अभी तक जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, लिख लिख करके आपको पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि मैं पैनल PDF की हेडिंग भी टाइप करा के नहीं लाता हूँ, कभी कभी लेकर के भी आता हूँ, तो जायज भी है। लेकिन अगर आप लोग भी मेरे साथ लिख करके पढ़ रहे हो, आप तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखेगा, आपकी राइटिंग अच्छी होगी और आपको लिखने में भी पढ़ने में भी मजा आएगा, क्लास में ही याद हो जाता है। प्रॉपर ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है। जिनको प्रॉपर ऑफलाइन वाली फीलिंग ना आती हो, वो स्टील की रॉड से मेरी संपर्क करें, आपको प्रॉपर ऑफलाइन वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, आपको लगेगा कि हमारे बड़े भैया, हमारे आनंद गुरुजी हमारे सामने खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, हमारे शेर खान सर हमारे सामने खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, है ना, हमारे एंजॉय सर हमारे सामने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को
आप सभी के विश्वास को मैंने जीता है, आप सभी के भरोसे को मैंने जीता है, तो उस पर खरे उतरने के लिए मुझे हर वो संभव प्रयास करना होगा जो आपकी 2025 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल अधिकतम अंक दिलाने में सक्षम हो। और फ्यूचर में भी आप हमें याद करें कि हाँ सर ने मेरे अंदर उन संस्कारों का निर्माण दिया है, उन बातों को बताया है जो वास्तव में बहुत जरूरी होते हैं, है ना। चलो, ये बिल्कुल सही बात होती है। ठीक है बच्चों, एक मिनट आपके ठीक है। चलिए, बहुत कम कॉल आने की संभावना होती क्लास में, फिर अगर आज एक बार कॉल आया तो वो केक के संबंध में था, आप लोगों की पार्टी की वजह से। खैर जुड़िएगा 9 बजे, ठीक है 9 बजे आप सभी लोग जुड़िएगा सेलिब्रेशन में। थोड़ी पढ़ाई तो अभी चली रही कंटिन्यू, 9 बजे थोड़ी बहुत मस्ती भी हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी टारगेट बोर्ड मेन चैनल में, ठीक है। टारगेट बोर्ड का जो मेन चैनल है उसमें 1.5 मिलियन का सेलिब्रेशन है, आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे रेडियो एक्टिविता की, रेडियो धर्मिता की क्या होता है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो रेडियो एक्टिविता सर हेनरी बेकुरल ने सन कब 1896 ईस्वी में कौन थे? तो बेकुरल सर, बेकुरल, ध्यान से सुनना। 1896 ईस्वी में बेकुरल सर ने अपने प्रयोगों में देखा, अचानक से प्रयोग कर रहे थे, बहुत सारी चीजों की रिसर्च चल रही थी, नाभिक से रिलेटेड, न्यूक्लियस से रिलेटेड। उन्होंने देखा कि कुछ तत्वों से अपने आप अदृश्य किरणें उत्सर्जित हो रही हैं जो किसी अपारदर्शी माध्यम को भेदती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही हैं। ये सारी चीजें उसमें विद्यमान थी। तो बेकुरल सर ने इस घटना को नाम दिया रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविटी। समझ में आ रही बात? तो बेकुरल सर ने 1896 में, कब? 1896 में, सन 1896 में बेकुरल सर ने अपने प्रयोगों में देखा, क्या देखा भाई? अपने प्रयोगों में देखा। अब देखिए, प्रश्न अगर आएगा कि रेडियो एक्टिविता क्या है या रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिविता को समझाइए, 2 अंक का प्रश्न आया तो सीधे आप यहीं से लिखना शुरू करेंगे कि सन 1896 ईस्वी में सर बेकुरल सर ने अपने प्रयोगों में देखा कि कुछ तत्वों के नाभिक से स्वतः ही, बिना कुछ किए, अपने आप, कोई कुछ नहीं कर रहा, अपने आप स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं, अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं जो अपारदर्शी माध्यम मतलब जैसे कोई काला कपड़ा है, उसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है, या काली कलर की कोई प्लेट है, उसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में दिक्कत होती है। वैसे ही अपारदर्शी माध्यम को भेद सकती हैं, तथा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, अर्थात उसमें इफेक्ट डालती हैं, उसको काला कर देती है, रंगीन कर देती हैं, कुछ भी कर देती हैं। तो ये होती हैं फोटोग्राफिक जो प्लेट को प्रभावित करती हैं या पारदर्शी माध्यम को भेद सकती हैं। इन किरणों को क्या कहते हैं? बेकुरल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें भी कहते हैं। ऐसा आगे हम लोग लिख सकते हैं कि इन किरणों को बेकुरल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। ठीक है, लिख दें अलग कलर से। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल सर ने रिसर्च की है तो बेकुरल सर के ही नाम से या बेकुरल किरणें कहते हैं, या बेकुरल किरणें कहते हैं, बेकुरल किरणें कहते हैं। अब तत्वों से स्वतः ही, अब इस घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविता कहते हैं। तो तत्वों के नाभिक से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होने की घटना को या रेडियो एक्टिव किरणें, आवाज आ रही है?
बताइए, वॉइस बिल्कुल सही आ रहे हैं? यस सर, अब ठीक है सर, वेरी गुड। चलिए, अब बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत? नेटवर्क प्रॉब्लम हो था, अब सही होगा। चलिए, आप लोग ये बताइए कि अभी तक जितनी बात मैंने बताई रेडियो एक्टिविता से रिलेटेड वो समझ में आ गई? अरे बहुत सारे नाभिक हैं, मतलब अगर देखा जाए तो 114 से लेकर के 120 के बीच में तत्व हैं टोटल। आपने टेबल तो देखी होगी सारणी, तो उसमें से लगभग 1500 प्लस नाभिक हैं। अरे भाई, 1500 प्लस नाभिक, 1500 से अधिक नाभिक हैं। अरे सर, इतने कैसे नाभिक? तत्व इतने, तो नाभिक कैसे इतने? अरे भाई, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, याद करिए 3 प्रकार के नाभिक बताए गए थे। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की ही बात करूं तो 1H1, 1H2, 1H3, ये हो गए कि नहीं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ये एक ही तत्व के 3 नाभिक। अब इसी प्रकार किसी के 5 होंगे, किसी के 7 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 1 होंगे, तो वो समस्थानिक, समभारिक और जो नाभिकों को बांटने के वर्गीकृत किया गया, तो लगभग 1500 प्लस नाभिक रिसर्च के आधार पर बताए गए। तो उनमें से कुछ ऐसे नाभिक हैं जो स्वतः ही, कुछ तत्वों के ऐसे नाभिक जो स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप। उन्होंने कैसे देखा, कैसे रिसर्च किया, वो आगे बताता हूं, अभी एकदम बताता हूं। तो उन्होंने देखा कि स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं जो अपारदर्शी माध्यमों को भेद सकती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल किरणें कहते हैं। तत्वों के नाभिक से स्वतः ही रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। बिल्कुल आसान, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं बताओ? रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सुन लेंगे। जैसे इन्होंने कौन सा तत्व लिया था? जैसे यूरेनियम, ठीक है। तो जैसे यूरेनियम, इन्होंने यूरेनियम तत्व में देखा था, जैसे यूरेनियम, कामा रेडियम। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने, ठीक है। रेडियम, कामा थोरियम, कामा पोलोनियम, थोरियम, पोलोनियम आदि, ये होता है। जो यहां पर सर बेकुलर ने अपने प्रयोगों में देखा कि कुछ तत्वों, है ना, कुछ तत्वों, थोड़ा सा एडिट कर रहा हूं, ये मत समझना कि सर हमें भी क्या साफ करके लिखना पड़ेगा, नहीं, कुछ तत्वों, ठीक है, कुछ तत्वों। अब ब्रैकेट में यहां पर लिख दे रहा हूं जैसे यूरेनियम, जिससे आपको याद रहेगा, जैसे यूरेनियम, क्योंकि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो यूरेनियम में ही सबसे पहले प्रयोग किया था। जैसे यूरेनियम के नाभिक से स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है, तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम आदि होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और रिसर्च आगे बढ़ी, और जब रिसर्च आगे बढ़ी तो जो एक वैज्ञानिक थे पियरे क्यूरी, उनकी पत्नी का नाम था मैडम क्यूरी। तो सन 1898 में, सन 1898 ईस्वी में, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी एक वैज्ञानिक थे, पियरे क्यूरी, तथा उनकी पत्नी मैडम क्यूरी, उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी 1898 ईस्वी में। ये हो गया पूरा प्यारे बच्चों रेडियो एक्टिविता से संबंधित सारी बातें, समझ में आ गया? क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हेडिंग प्यारे बच्चों आप लोगों की हो जाएगी रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति तथा गुण। अब कैसे उन्होंने रिसर्च किया, इस पर पहले चर्चा कर ली जाए, है ना। हम लोगों को पता करना है रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति तथा गुण, किरणों की प्रकृति तथा गुण, रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति तथा गुण, ठीक है। रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति तथा गुण मतलब नेचर एंड प्रॉपर्टीज, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज,
ठीक है। रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति तथा गुण क्या होते हैं। तो इसका प्रयोग बेकुरल सर ने किया था। एक यूरेनियम का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसका नाभिक ले लिया और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। किस प्रकार से शुरू किया आइए समझाते हैं। बहुत ही शानदार और छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन कहा जाता है एनसीईआरटी बुक में भी इस चीज का उल्लेख है कि गलती से ये एक्सपेरिमेंट हो गया। कोई चीज गलती से नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। अगर न्यूटन सर ने देखा कि एप्पल गिरा था तो क्या वो गलती से, हाँ, उनके पास में गलती से रिसर्च हो गई? बहुत बड़ी रिसर्च होती है। लेकिन हाँ, रिसर्च करते करते कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है अचानक से कि भाई हम तो सोच रहे थे कि ऐसा होता है, लेकिन हुआ ही नहीं वैसा, वहां तो कुछ और ही चीजें होने लगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो इस तरह की रिसर्च होती रहती है ना। तो रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति तथा गुण किस प्रकार रिसर्च हुआ आइए समझाते हैं हम आपको। प्यारे बच्चों, हुआ कुछ यूं कि ये एक इस प्रकार का बॉक्स था। किसने लिया बॉक्स? तो आपको पता है ये बॉक्स लिया बेकुरल सर ने लिया। किसने लिया? बेकुरल सर ने ये बॉक्स लिया। अच्छा सर, फिर क्या हुआ? बॉक्स तो लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी कुछ चीजें अच्छी हुई, समझा देते हैं। हुआ ये प्यारे बच्चों, क्या हुआ? हुआ ये कि क्या हुआ सर? बताइए ना, क्या हुआ सर? कहिए ना, समझाइए ना, आइए ना हमरा बिहार में। हाँ, हुआ ये प्यारे बच्चों, एक एक चीज क्लियर करूंगा, काहे लिए परेशान हो? हाँ, ये चीज है, फिगर बनाना अच्छा लगता है आपके एंजॉय सर को, फिगर बनाना अच्छा लगता है। बिना फिगर बनाए तो मजा ही नहीं आएगा। इसके भीतर प्यारे बच्चों ये हुआ कि एक छोटा सा नाभिक रखा गया। क्या रखा गया? एक छोटा सा नाभिक रखा गया, परमाणु एटम। और इससे इसको कहां पर रखा गया? ध्यान से सुनिएगा, संभलिएगा, तभी समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर कहेंगे सर समझ में नहीं आया इधर को। एक प्यारे साथियों, हुआ ये कि एक तरफ धन प्लेट, विद्युत क्षेत्र बीच में स्थापित कर दिया। क्या कर दिया? बीच में एक विद्युत क्षेत्र बना दिया। और गजब बात कर रहे हैं, ये क्या, कौन सी बात हुई? मतलब कहीं भी कुछ भी। हाँ, हुआ ये प्यारे बच्चों कि यहां से जो प्रकाश किरणें निकली ना, यहां से जो प्रकाश किरणें निकली वो अलग अलग दिशाओं में, यहां से प्रकाश किरणें नहीं थी वो, मतलब जो भी किरणें निकली, जैसे अल्फा कण निकले, जूम, यहां से बहुत सारी चीजें निकली, जूम जूम जूम, बहुत सारे पार्टिकल निकले। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल। इसमें से हुआ क्या प्यारे साथियों, ये थी ऋणावेशित प्लेट। कैसी प्लेट थी? ऋणावेशित प्लेट थी। ये थी धनावेशित प्लेट। इसी बीच में विद्युत क्षेत्र यहां पर बन गया, अर्थात यहां पर क्या बन गया? विद्युत क्षेत्र। बेकुरल सर ने देखा कि कुछ किरणें यहां से चलकर इस तरफ विक्षेपित हो रही हैं। इस तरफ क्या हो रही हैं? विक्षेपित हो गई, मुड़ गई। धनावेशित कण इसी तरफ तो जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि जो ऋणावेशित प्लेट की तरफ आई हैं किरणें या कण जो आए हैं, वो क्या, कौन से कण होंगे? वो होंगे बाबूजी अल्फा कण। फिर बेकुरल सर ने देखा कि कुछ किरणें किधर जा रही हैं? कुछ किरणें किधर जा रही हैं? तो धनावेशित प्लेट की तरफ जा रही हैं। कुछ किरणें किधर जा रही हैं? धनावेशित प्लेट की तरफ जा रही हैं। अर्थात ये कौन सी हैं? तो ये हैं बीटा किरणें या बीटा कण। ये कौन सी हैं? बीटा किरणें। जैसे यहां पर हमने कण लिख दिया तो इसको किरणें भी लिख सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, जो अल्फा किरणें होंगी वो अल्फा कणों से मिलकर के बनेंगी, जो बीटा किरणें होंगी वो बीटा कणों से मिलकर के बनेंगी, लेकिन जो गामा किरणें हैं वो गामा कणों से मिलकर के नहीं बनती हैं। गामा किरणें केवल गामा किरणें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है वो कणों से नहीं मिलकर के बनी। अर्थात जो बिल्कुल सीधे प्यारे बच्चों किरणें निकली, ये इस प्रकार से, जो बिल्कुल सीधे गई किरणें, बिल्कुल सीधे, वो कौन सी किरणें कहलाई? वो कहलाई गामा किरणें। क्या? गामा किरणें। जो मार्ग से विक्षेपित नहीं हुई, उनको नाम दिया, किसने नाम दिया? तो बेकुरल सर ने नाम दिया गामा किरणें। यहां क्या है? ये है नाभिक, किसी भी तत्व का नाभिक है। जैसे यूरेनियम 92-238, ये यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम का एक समस्थानिक है, यूरेनियम, उसी का ये क्या है? नाभिक है। रेडियम भी होता है, थोरियम, पोलेनियम, बहुत सारे तत्व हैं। इस प्रकार से इन्होंने देखा। तो ये बेकुरल सर का प्रयोग था। अब इसमें हम लोग आगे कहानी लिखेंगे कि बेकुरल सर ने अपने प्रयोगों में क्या देखा। रदरफोर्ड भी सर इसमें सहयोगी थे। ठीक है, रदरफोर्ड भी ये प्रयोग किया था, रदरफोर्ड सर ने भी। तो हम लोग रदरफोर्ड सर लिखे या बेकुरल सर लिखे, उन्होंने अपने प्रयोग में जो चीजें देखी उनको हम लोग यहां पर समझाएंगे। अच्छा चलिए, तो आप बातें आगे लिखते हैं, है ना? आप बातें लिखते हैं आगे।
ठीक है, चलो तो एक एक करके मैं आगे पॉइंट वाइज लिखता हूं इन्हीं प्रयोगों को, ठीक है। तो रदरफोर्ड तथा बेकुरल सर ने प्रयोगों के आधार पर बताया क्या बताया? प्रयोगों के आधार पर बताया कि रेडियो एक्टिव तत्वों से 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं। 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं। 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब कौन से कैसे देखा? तो मैंने रिसर्च में बताया। इस प्रकार का सिंपल सा रिसर्च है। एक बॉक्स में रखा, इसको कैसे कवर कर रखा है? एक अपारदर्शी माध्यम से। कैसा माध्यम है ये? अपारदर्शी माध्यम है। अपारदर्शी माध्यम है। इससे भी प्रकाश किरणें निकल जा रही हैं। और फिर एक और काम किया इन्होंने, एक सिल्वर प्लेट भी लगा दी। अरे सर अभी तक तो चित्र में नहीं बनाए थे, आप क्यों बनाए दे रहे हैं? याद आ गया तो बनाए दे रहे हैं। ये क्या है? ये चांदी की प्लेट, चांदी की प्लेट भी लगा दी। तब भी ये प्रकाश किरणें निकल रही हैं, मतलब सॉरी ये किरणें निकल रही हैं। कौन सी? रेडियो एक्टिव किरणें बाहर निकल रही। तो चांदी की प्लेट लगा दी थी। और अगर नहीं बनाते हो चांदी की प्लेट तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया पहले वाला ही चित्र है जो मैंने पहले बना दिया था भाई, याद रखिएगा। मैंने ऐसा ही चित्र नोट्स में बना रखा है, ये वाला नहीं बना रखा है। चांदी की प्लेट वगैरह नहीं लगा रखी है, क्योंकि वही चित्र बस ठीक है, वही फेमस है। तो रदरफोर्ड, वो तो मैं आपको बस चीजें याद मतलब और समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। बाकी कोई जरूरी नहीं हर चीज लिखी जाए। तो रदरफोर्ड तथा बेकुरल सर ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि रेडियो एक्टिव तत्वों से 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं। कैसे? चित्रानुसार। यहां पर लिख दीजिए भैया, चित्रानुसार। और चित्रानुसार मतलब चित्र के आधार पर बताइए। चित्र के आधार पर अगर हम पहली बात देखें तो जो रेडियो एक्टिव कण विद्युत क्षेत्र में भाई नाभिक से तो स्वतः कण उत्सर्जित हो रहे हैं ना, लगातार। इस नाभिक से तो लगातार कण उत्सर्जित हो रहे हैं। यहां से सभी को चारों तरफ से बंद कर दिया, यहीं से जगह थी थोड़ी सी, हमने स्पेस बना रखा है। यहां से कण बाहर निकले, अपने आप निकल ही रहे लगातार। हमने बाहर विद्युत क्षेत्र लगा रखा, हमने नहीं, बेकुरल सर ने लगा रखा था। हुआ ये, वो देख रहे हैं कि इस तरफ भी फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी, इधर भी फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है। तो उनमें देख रहे हैं कि ऋण प्लेट की ओर कौन से कण आ रहे हैं, उनका नाम दिया, उनका भार मापा, उनका आवेश चेक किया, सब कुछ चेक किया बाद में। तो प्रयोगों के आधार पर फिर नाम रखे गए, है ना। तो जो रेडियो एक्टिव कण विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होते हैं। अगर प्यारे बच्चों यही मुझे जेईई नीट के लिए पढ़ाना होता तो मैं आपको इतनी थ्योरी थोड़ी ना लिखता, ना लिख करके कोई समझाने की जरूरत थी। बस सिर्फ आपको मैं बोल करके छोटे छोटे पार्ट्स में लिखता जाता कि ये अल्फा कण हुए, ये बीटा, इसी चित्र में समझा देता था, कुछ ना लिखता। इन्हीं चित्र में समझा देता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें। फिर अल्फा डिके मतलब अल्फा किरणों का जो उत्सर्जन होता है उसे अल्फा डिके बोलते हैं। तो अल्फा किरणों के बारे में आपको समझाता, बीटा किरणों के बारे में आपको समझाता, गामा किरणों के बारे में आपको समझाता। लेकिन ये क्यों लिखा जा रहा है सर पूरा प्रयोग? क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति तथा गुण किस प्रकार की होती है, समझाइए। या बेकुरल सर ने रेडियो एक्टिविटी को किस प्रकार से समझाया, हमें समझाइए या लिखिए। तो प्रश्न की भाषा कहेंगे सर आपने जो क्वेश्चन बैंक में दिया या जो ब्रिलियंट वालों ने दिया उसमें वो प्रश्न सही से मिल नहीं रहा था एग्जाम में। मैं इसीलिए कहता हूं कि पढ़ाई इतनी जबरदस्त तरीके से करो थ्योरी से कि रटने वाला काम ना करो। क्वेश्चन आएगा आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति तथा गुणों को लिखिए, तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। या फिर प्रश्न इस प्रकार से बता दिए, पूछ लिया, जो कि मैंने या किसी भी क्वेश्चन बैंक में वो प्रश्न लिखा ही नहीं था, बेकुरल सर ने रेडियो एक्टिविटी के संबंध में प्रयोग किस प्रकार किया, उचित चित्र बना करके समझाइए, बताइए। कहीं रेडियो एक्टिविटी के प्रकृति गुणों कहीं कुछ लिखा? उन्होंने ये लिखा बेकुरल सर ने रेडियो एक्टिविटी से संबंधित प्रयोग किस प्रकार किया, उचित चित्र बना करके समझाइए, प्रश्न वालों ने लिखा। अरे सर जी प्रश्न तो ना आपने दिया ना क्वेश्चन बैंक वालों ने दिया, इसका मतलब आपसे बुद्धू कोई नहीं था, इसी को लिखना था। यही चीजें होती प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम हॉल में, कैसे काम कर रहा है आपका दिमाग, आपका दिमाग एग्जाम हॉल में कैसे काम कर रहा है, इसी सबको तो तैयार करना कहते हैं। इन्हीं सबको तो कहते हैं वो स्टूडेंट अच्छा कर गया, पढ़ा आपने भी, पढ़ा उन्होंने भी, पढ़ा यहाँ पर मंजीत एमपी जी ने भी, अंकित कुमार ने, सूर्या कुमार ने, किरण कुमारी जी ने, गोलू कुमार जी ने, सूरज कुमार जी ने,
ठीक है, सभी लोगों ने पढ़ा, लेकिन इनमें से कोई एक अच्छा कर गया जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था। कहां पर? एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो अगर आपके बड़े भाई कुछ बता रहे हैं, आपके आनंद गुरु जी कुछ बता रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। इन बातों को समझो, इसे लिख करके प्रैक्टिस करो, तो आपको वो शब्द याद होते जाएंगे। क्या कि यहां पर बेकुरल सर ने कहा था, प्रयोग किया था, किस पे किया था, रेडियो एक्टिविटी पे किया था। तो एक थ्योरी, एक माइंडसेट अलग सा बन जाता है, एक कहानी जैसे याद हो जाती है ना। कहानी जैसे किस पहले एटम वाला चैप्टर पढ़ाया गया था, परमाणु की संरचना, फिर चैप्टर पढ़ाया गया था नाभिक, हाँ नाभिक से संबंधित बात हो रही है। तो एक अलग से प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। आप जो बच्चा रेगुलर लाइव क्लास में जुड़ता है, जो बच्चा रेगुलर लाइव क्लास में जुड़ता है और चीजों को बिल्कुल गहनता से समझ करके लिख पढ़ रहा है, तो उससे एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। हमने कहा कि जो रेडियो एक्टिव कण विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें अल्फा कण कहा जाता है। ये क्या है? अल्फा है, अल्फा, अल्फा, अल्फा मतलब ऐसे बनता है, अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, अल्फा कण कहते हैं। ये हो गया। अभी अल्फा कणों के बारे में हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि अभी अल्फा कण धनावेशित होते हैं, ये 2He4 इनको प्रदर्शित करते हैं, वो बात की बातें अल्फा किरणों के गुणों में लिखेंगे। अभी सिर्फ ये लिखना है, उन्हें हम अल्फा कण कहते हैं, और इनसे जो किरणपुंज बनता है, इनसे बने किरणपुंज को क्या कहते हैं? किरणपुंज को अल्फा किरणें कहते हैं। बस इतना लिखना है, अल्फा किरणें कहते हैं, अल्फा किरणें कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जो रेडियो एक्टिव कण विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। अब सोचो, धन नहीं, जो रेडियो एक्टिव कण पहले ऋण प्लेट था, अब जो धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें बीटा मतलब इस प्रकार से बीटा कण कहते हैं। बीटा, अच्छा देख, बस इतना कहते हैं, धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें बीटा किरणें कहते हैं, ऐसा बोल दें, उन्हें बीटा किरणें कहते हैं। क्यों? इनसे बने किरणपुंज को उतना लिखना ही नहीं, उन्हें बीटा किरणें कहते हैं, उन्हें बीटा किरणें कहते हैं, बस सिंपल सा। फिर आगे, जो रेडियो एक्टिव किरणें, अब कण नहीं लिखना, सीधी सा बात है, जो रेडियो एक्टिव किरणें, कण बिल्कुल भी नहीं लिखना, रेडियो एक्टिव किरणें, क्योंकि गामा किरणें कणों से मिलकर नहीं बनी होती। जो रेडियो एक्टिव किरणें बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उन्हें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गामा किरणें कहते हैं, उन्हें गामा किरणें कहते हैं, उन्हें गामा किरणें कहते हैं। ये बात बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, उन्हें गामा किरणें कहते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हैं उसी प्रयोग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? उसी प्रयोग से रिलेटेड कि जो प्रयोग किया बेकुरल सर ने, उसके आधार पर बताया कि जो रेडियो एक्टिव कण विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, वे अल्फा कण कहलाते हैं, जो धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, वो बीटा कण कहलाते हैं, और जो दोनों में बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गामा किरणें कहते हैं, उन्हें गामा किरणें कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखेंगे, क्या सर किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से एक साथ अल्फा कण या बीटा कण उत्सर्जित हो सकते हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण तथा बीटा कण एक साथ उत्सर्जित हो सकते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं भैया। ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व हो, इस बात को मैं नोट पॉइंट में लिख दूं, इस बात को मैं नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं बच्चा पार्टी, नोट। ठीक है, नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व, ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी में, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव
तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा कणों या बीटा कणों, अल्फा कणों तथा बीटा कणों को एक साथ उत्सर्जित नहीं करता है, को एक साथ उत्सर्जित नहीं करता है, हमेशा याद रखिएगा, उत्सर्जित नहीं करता है। अर्थात अगर अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा होगा तो फिर बीटा कण उत्सर्जित नहीं होगा। एक साथ की बात हो रही, एक साथ नहीं हो सकता। अगर अल्फा कण तो फिर बीटा कण नहीं, अगर बीटा कण तो अल्फा कण नहीं। लेकिन गामा किरणें जो हैं वो अल्फा कण अगर उत्सर्जित हो रहा है तो भी उत्सर्जित हो सकती हैं, अगर बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है तो भी उत्सर्जित हो सकती हैं। अर्थात जो गामा किरणें होती हैं वो अल्फा कणों या बीटा कणों के साथ ही उत्सर्जित होती हैं, ठीक है, उनके साथ ही उत्सर्जित होती हैं। तो बीटा कण और अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा कण एक साथ उत्सर्जित नहीं होते हैं। मतलब अगर कुछ तत्वों से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो कुछ तत्वों से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, तो कुछ तत्वों से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, तो बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, ठीक। अगर गामा किरणों की बात करें, गामा किरणें अल्फा कणों या दोनों में किसी एक के साथ, गामा किरणें अल्फा कणों या बीटा कणों के साथ ही उत्सर्जित होती हैं। गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, याद रहेगा, इनके साथ ही उत्सर्जित होती हैं। क्लियर? बताइए, क्लियर? ठीक है, तो ये नोट पॉइंट का आपका पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। एक पॉइंट और, रेडियो एक्टिवता अगर हो रही है कहीं पर, रेडियो एक्टिवता का गुण है किसी तत्व पर, तो एक पॉइंट और, अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व से रेडियो एक्टिव कण उत्सर्जित होते हैं तो फिर वह परमाणु बदल जाता है, एक नए परमाणु का निर्माण करता है, ठीक है। इसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण या बीटा कण उत्सर्जित होने के बाद नया परमाणु बन जाता है, नए परमाणु में बदल जाता है। यहां पर लिख दे रहा हूं, किसी अलग कलर से लिख दे रहा हूं, किसी रेडियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेडियो एक्टिव तत्व से रेडियो एक्टिव कणों के उत्सर्जन से नए तत्व का परमाणु बनता है, ठीक है, उत्सर्जन से नए तत्व का परमाणु बनता है, नए तत्व का ये सर कौन सी बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नए तत्व का परमाणु बनता है, मतलब हीलियम है तो क्या हाइड्रोजन बन जाएगा, मतलब कि अगर हीलियम है तो क्या हाइड्रोजन बन जाएगा, तो आपको बता दें इसका जवाब है हाँ, हीलियम है तो हाइड्रोजन बन जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों मान लो यूरेनियम है 92U238, आप सभी को पता है 92U238, लेकिन अगर इससे प्यारे बच्चों अल्फा कण या बीटा कण का उत्सर्जन होगा कुछ भी, तो मान लो हम कह रहे हैं कि अल्फा कण निकल रहा है, अभी आप लोग अल्फा कण को नहीं जानते हो, अल्फा कण को इससे प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है, अल्फा कण, 2He4 जो हीलियम का नाभिक होता है वही होता है अल्फा कण, ठीक है। तो हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। अगर यूरेनियम, ये क्या है, यूरेनियम, अगर यूरेनियम से अल्फा कण उत्सर्जित हुआ तो क्या अभी भी ये यूरेनियम ही रहेगा, नहीं, अब परमाणु बदल जाएगा। अभी तक था यूरेनियम, जैसे ही अल्फा कण इससे बाहर निकला, स्वतः ही निकलते रहते हैं, तो जैसे ही बाहर निकला तो ये बन गया थोरियम, ये बन गया 90 और 234, ये थोरियम बन गया, ठीक है। ये क्या है, थोरियम, मतलब नए तत्व के परमाणु में बदल गया। एग्जांपल देख सकते हैं, नए तत्व के परमाणु में बदल गया। अब आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि सर रेडियो एक्टिवता होती किन तत्वों में है, रेडियो एक्टिवता किन तत्वों में होती है, तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिविता किस तत्व, तो इनका एक स्थायित्व होता है नाभिकों का। मैंने क्या बताया, 1500 प्लस नाभिक, 1500 प्लस नाभिक, जिनमें से 269 नाभिक क्या है, स्टेबल है, स्थायी है, ठीक है, बाकी सभी अस्थायी है, अनस्टेबल,
बाकी सभी अस्थायी होते हैं और सभी नाभिक स्थायी होना चाहते हैं। एक स्टेबिलिटी बेल्ट होता है। समझ में बात नहीं आ रही होगी, ध्यान से सुनना। अगर मैं परमाणु क्रमांक, प्यारे बच्चों ये बस एक रफली मैं बात बता रहा हूं, अगर मैं परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक की बात करूं, 1 से 20 तक, तो यहां का जो भी तत्व है, जो भी परमाणु है, उनमें क्या 1 से 20 तक में, ध्यान सुनना, 1 से 20 तक में पहला पॉइंट है परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक क्या है? कम प्रोटॉन कम न्यूट्रॉन। बोलो यस और नो। कम प्रोटॉन कम न्यूट्रॉन, कम न्यूट्रॉन, कम प्रोटॉन कम न्यूट्रॉन, कम प्रतिकर्षण बल, कम प्रतिकर्षण बल, यस और नो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ही, और इनके अनुपात भी, अगर प्रोटॉन है ना 1p1 बटे 0n1 का जो अनुपात है, ठीक है, अनुपात किसका? तो अनुपात प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, नाभिक में, किसी भी नाभिक में, किसी भी तत्व के नाभिक में अनुपात किसका? प्रोटॉन के कणों का और न्यूट्रॉन के कणों का जो अनुपात है, अगर वो लगभग 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो वह नाभिक स्थायी है, स्थायी है। उससे रेडियो एक्टिव कण उत्सर्जित नहीं होंगे, उससे रेडियो एक्टिव, ये बहरहाल आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा मैच नहीं करता है, अर्थात आपके 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए थोड़ी सी बातें जरूरी हैं। तो उससे रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव कण उत्सर्जित नहीं होते, उत्सर्जित नहीं होते हैं, उत्सर्जित नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, परमाणु क्रमांक 20 प्लस जो भी तत्व हैं, तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। इनका जो रेशियो होता है, नाभिक का जो अनुपात होता है, बच्चा पार्टी ध्यान से सुनिएगा, इनका जो नाभिक में अनुपात किसका? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1p1 बटे 0n1, समझते हो ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ये सिंबल है, ये लगभग 1.6 के बराबर होता है, 1.6 के बराबर होता है। तो यह भी रेडियो एक्टिव तत्व। अब इसमें बहुत सारे अपवाद आएंगे, थोड़े बहुत, केमिस्ट्री से रिलेटेड बात है ना। रेडियो एक्टिव तत्व नहीं माने जाते हैं, नहीं, क्योंकि लगभग 1 के बराबर, 1 से थोड़ा ही तो ज्यादा है, नहीं माने जाते हैं, परंतु इससे अधिक, किससे अधिक? 1.6 से अधिक अनुपात के तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अच्छा, ये कंडीशन जरूरी नहीं कि 120 तक के तत्व वो रेडियो एक्टिव नहीं हो सकते, रेडियो एक्टिव तत्व यहां भी हो सकते हैं। अगर उनके स्टेबिलिटी बिल्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, अनुपात 1 से कुछ ज्यादा कर दिया जाए, थोड़े प्रोटॉन डाल दो, थोड़े प्रोटॉन नाभिक के भीतर डाल दो, रेडियो एक्टिव तत्व बन जाएगा। तो ये होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं स्थायी अस्थायी को लेकर के उनके नाभिक। एक जो परमाणु क्रमांक 83 का तत्व होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 83 वो भी स्थायी होता है। परमाणु क्रमांक 83 एक अलग तत्व है। ये तत्व जो होगा, जिसे हम लोग बिस्मिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिस्मिथ, ठीक है, पीआई। ये प्यारे बच्चों जो होता है ये स्थायी है, ठीक है। ये कैसा नाभिक है? स्थायी नाभिक है। ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन डाल दें तो नाभिक बन सकता है। अर्थात अच्छा, न्यूट्रॉन का काम क्या है? न्यूट्रॉन का काम यही है कि प्रोटॉनों को बांधे रखना, नाभिकीय बल को बनाना प्रोटॉन का ही, उसका न्यूट्रॉन का ही काम है। जो नाभिकीय बल कल पढ़े थे उसको बनाना न्यूट्रॉन का ही काम होता है। नाभिक के अंदर अगर वो उपस्थित है तो उसका अनसेसरी नहीं उपस्थित है, बल्कि वो सिर्फ इसलिए उपस्थित है ताकि प्रोटॉनों को आपस में बांधा जा सके। तो कुछ ये चीजें होती हैं जिनके वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है। होता यह है कि नाभिक का स्थायित्व तो नहीं है, नाभिक का क्या स्थायित्व तो नहीं है। नाभिक में प्रोटॉन भागना चाहता है लेकिन प्रोटॉन नहीं भागता, फिर उनसे कह सकते हैं एक मिक्स वेज सब्जी की तरह जैसे नहीं बन जाती हैं चीजें। तो कुछ एक अलग प्रकार के कण बाहर निकलते हैं जो अल्फा कण होते हैं, बीटा किरणें होती हैं और गामा किरणें होती हैं, नाभिक के स्थायित्व तो न होने की वजह से, ठीक है। उनका
जो कारण है, कारण क्या है? नाभिक का स्थायित्व। कारण क्या है? नाभिक का स्थायित्व। नाभिक का स्थायित्व। प्यारे बच्चों, आप लोग ये कारण समझ लीजिएगा, ठीक है? कारण। अच्छा, एक बात और कि आज बेसिक सारी क्लास थी, पूरी की पूरी चीजें बेसिक क्लास में थी, तो मैंने इतना ही बताया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं अल्फा किरणों और बीटा किरणों के गुण बताऊंगा। तो कल का आप लोगों का होमवर्क ये होगा, क्योंकि मैं कल इन पे ज्यादा चर्चा ज्यादा देर नहीं करूंगा, हो सकता है मैं पीडीएफ टाइप करा लूं, अभी तो मेरे पास पीडीएफ नहीं था, अगर मैं पढ़ाता तो मैं लिख लिख के ही पढ़ाता, लेकिन अगर आप लोग कल पढ़ के आएंगे तो मुझे मदद हो जाएगी। तो अल्फा किरणों के गुण आपका कल का होमवर्क है, ठीक है? समझाना मेरा काम रहेगा, आप लोग लिख लेना, समझाना मेरा काम, लिखना नहीं, रफली पढ़ना केवल, ठीक है? लिखना नहीं, आपके पास कल पहुंचेगा। अल्फा किरणों के गुण, बीटा किरणों के गुण, ये आपको पढ़ना है, और गामा किरणों के गुण, ठीक है? गामा किरणों के गुण, ये आप लोगों को पढ़ने, ये तीनों के होमवर्क पढ़ने हैं। प्रश्न किस प्रकार से आता है? प्रश्न प्यारे बच्चों बनता है इन सभी से कि दो दो गुण लिखिए, अल्फा तथा बीटा किरणों के 2 गुण लिखिए। क्या लिखते हैं? 2 गुण लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया, बस 2 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो मैं इन तीनों के जो गुण हैं ये मैं कल प्यारे बच्चों आपको लिखाऊंगा, इन तीनों के गुण जो हैं वो कल लिखाऊंगा। अल्फा बीटा गामा किरणों से संबंधित जो उनके गुण हैं वो कल बात होगी। तो हो सकता है पीडीएफ पे चर्चा कर दूंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने में लग जाऊंगा, और नहीं तो लिख लिख के ही बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आप सभी की ये होमवर्क है प्यारे बच्चों कि आप लोग जो है इसको, इनके गुणों को पढ़िएगा, क्योंकि 2 गुणों को लिखने के लिए आता है एग्जाम में प्रश्न, एग्जाम में, ठीक है? इस वजह से मैंने ये बता दिया, ठीक है? रफली लिखना है, मतलब रफली का मतलब समझते हो ना, रफ कॉपी में स्पीड से, ऐसे कि इसमें ये होता है, वो भी छोटा छोटा। मान लो अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण को अगर हम लिखेंगे इनके गुण को तो ऐसे लिखेंगे, अल्फा कण को 2He4 से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इतना थोड़ी लिखेंगे, रफली लिखने का मतलब होता है अल्फा कण में क्या, ये 2He4। फिर मैं इसमें लिखूंगा दूसरा चीज लिखूंगा कि अल्फा कणों का द्रव्यमान 2 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है? उसको गुणा करके निकाला जाएगा। अल्फा कणों पर आवेश 3.2 × 10⁻16 कूलाम का धनावेश होता है। तो धनावेश होता है नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहीं पर अल्फा कण तो एक बार लिख ही दिए, ऐसे तीर बनाना है, आवेश कितना, 3.2 × 10⁻19 कूलाम, हो गया। बीटा किरणों में 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही आवेश होता है। ये धीरे चलते हैं, इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 गुना कम होता है, 1/10 गुना कम होता है। प्रकाश के वेग से नहीं दौड़ते अल्फा कण, लेकिन बीटा कण प्रकाश के वेग से भी दौड़ सकते हैं, लगभग प्रकाश के वेग से दौड़ते हैं। तो बहुत सारी बातें होंगी जिनको हम लोगों को गुणे में लिखना होगा। आप लोग रफली थोड़ा बहुत पढ़ लेना, मेरे कहना अगर मानते हो तो कल पढ़ लेना। बाकी सेलिब्रेशन में आज थोड़ा बहुत आइएगा, मौज मस्ती हो जाएगी, बाकी पढ़ने पर ही फोकस करना, 20-25 मिनट का होगा। तो लव यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, है ना? तो माता पिता की सेवा करते रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, उनको सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। लव यू सो मच बच्चों, खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।